हमने लास्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन शुरू किया था बच्चों, और मैंने अभी तक जो है आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है कितने तरह से निकाल सकते हैं। जल्दी से रिकॉल कीजिए। पहला क्या था बच्चों, रेट लो एक्सप्रेशन के पावर को सम करते हैं तो ऑर्डर निकल जाता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर हम यूनिट देखेंगे तो ऑर्डर पता चल जाएगा। तीसरा मैंने बताया था रेट इनिशियल मेथड या इनिशियल रेट मेथड, उससे ऑर्डर पता चल जाता है। चौथा मैंने बताया, आपको याद होगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें मैंने दो एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे, एक जीरो ऑर्डर के लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था बच्चों, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने जीरो ऑर्डर के लिए जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था के नॉट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, याद है ना। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर अभी हम इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन पे ही चल रहे हैं, और इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो डेफिनेटली उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो प्रेशर से रिप्लेस हो जाएगा। आपको जैसा याद होगा, मैंने आपको यूनिट में भी बताया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल पर लीटर है और अगर गैस है तो वहाँ मोल पर लीटर एटीएम से रिप्लेस हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होगा बच्चों, तो उस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने हेडिंग में डाल दिया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ़ रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडरेशन में लिया बच्चों, ए गैस है यानी ए रिएक्टेंट है, और ये जो है बच्चों गैसियस स्टेट में है, और ये बी गैस और सी गैस बना रहा है, यानी बी प्रोडक्ट है और सी प्रोडक्ट है, ये तीनों गैसियस स्टेट में है। अब हम लोग अगर एज्यूम करें कि अगर इसका इनिशियल प्रेशर Pi है, Pi इज़ द इनिशियल प्रेशर और Pt इज़ द टोटल प्रेशर एट टाइम t। Pt इज़ द टोटल प्रेशर एट टाइम t का क्या मतलब होता है बच्चों, कि अगर रिएक्शन एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे अगर हो गया होगा तो उसमें डेफिनेटली रिएक्टेंट भी कुछ होगा, प्रोडक्ट भी कुछ होगा। इसका मतलब वहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इनिशियल प्रेशर Pi है और P टोटल प्रेशर है, तो हम जानते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन क्या था, याद करो, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक है, आर नॉट अपॉन आर था, याद करो। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2.303 अपॉन टी वही रहेगा, लॉग वही रहेगा, Pi इनिशियल प्रेशर होगा, ठीक है, और PA मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A, यानी कि जो A जो है रिएक्टेंट है बच्चों वो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो इसका जो फाइनल प्रेशर होगा वो PA हो जाएगा। तो ये इनिशियल प्रेशर है और ये फाइनल प्रेशर है। तो लिखा हुआ मैंने PA इनिशियल प्रेशर एंड एट टाइम T, ठीक है, T टाइम पे, यानी T टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो सर T टाइम पे PA पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज, यानी हम PA को कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB प्लस PC। अब ये तीनों का सम क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, T टाइम इंटरवल में क्या होगा, A रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में बदलेगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैस के कम्बिनेशन प्रेशर से होगा, तो इसलिए P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC ले लिया है। अब देखो, अगर हम इसी रिएक्शन को फिर से एज्यूम करें तो A गैस है जो B गैस और C गैस में कन्वर्ट हो रहा। अब अगर टाइम ज़ीरो है, ध्यान से सुनो, टाइम ज़ीरो है, इसका मतलब जस्ट रिएक्टेंट हमने अभी डाला ही है, तो उस वक्त Pi होगा इसका इनिशियल प्रेशर, और क्योंकि इनिशियल टाइम है, टाइम ज़ीरो है, तो B और C तो बना ही नहीं होगा, तो इसका प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। अब T टाइम इंटरवल में मान लो इसका A का X अमाउंट है ना, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदला है, तो डेफिनेटली जो प्रेशर होगा Pi माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि X अमाउंट इसका डिक्रीज कर गया, तो Pi माइनस एक्स, तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों कि B और C जो है XX अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो क्या होगा बच्चों, P टोटल इक्वल टू क्या था, PA प्लस PB प्लस PC, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो P टोटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Pi माइनस एक्स, क्योंकि देखो इसका जो आफ्टर T टाइम इंटरवल पे इसका प्रेशर जो है Pi माइनस एक्स हो गया है, और इसका XX प्रेशर है, तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Pi प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल माइनस Pi हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि नाउ एट टी टाइम पे क्या होता है, जो प्रेशर होगा पी ए इक्वल टू पी आई माइनस एक्स होगा। देखो ध्यान से, ये पी आई माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि टी टाइम पे तो इसका पी ए प्रेशर था और ये क्या होगा, इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स के बराबर होगा। अब इसी एक्स को उठा करके यहाँ जो एक्स का वैल्यू निकाला है इस पर पुट कर देंगे तो हमारे पास पी ए जो आ जाएगा वो 2 pi माइनस पी टी हो जाएगा, जहाँ पी आई क्या है इनिशियल प्रेशर और पी टी क्या है टोटल प्रेशर है। तो अब इस पी ए का वैल्यू ध्यान से देखना, अब इस पी ए का वैल्यू हमको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन पे पुट कर देना है। तो फाइनली K1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होगा मेरे बच्चों, तो ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में बदल जाएगा, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, अगर चे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो मेरे बच्चों गैसियस स्टेट में। इसमें कंडीशन अप्लाइड है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो तब हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी तक जितनी बात मैंने पढ़ाई है उसको हमने कंक्लूजन के तौर पे लिख रखा है। देखिए हमने जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर तो नहीं पढ़ाया है और आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया है। ठीक है, पहले देखिए जीरो ऑर्डर के लिए है तो इसका इक्वेशन जो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको फॉलो कर रहा होता वो। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्रूड इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट है तो आर भी ले सकते हैं। ठीक है, ए अब ए ले लिया है तो इसका मतलब हम आर भी ले सकते हैं, कहीं कहीं भी मैंने आर ले लिया कहीं पे ए ले लिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आर जो है ले सकते हैं। आर कॉन्सेंट्रेशन है, दिस वन इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, बराबर होगा माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये ए नॉट लिखा हुआ मैंने, आर नॉट भी ले सकते हैं क्योंकि हम बार बार आर ले रहे थे इसलिए, लेकिन यहाँ पर ए नॉट भी ले सकते हैं। ए बेसिकली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है या आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद हमने जो लीनियर प्लॉट निकाला था वो किसके बीच, कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, जिसका स्लोप माइनस के आया था और इंटरसेप्ट ए नॉट आया था या आर नॉट आया था। आपको मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ बना के दिखाया था, ये वही बात कह रहा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अगर तो आर इक्वल टू के ए का पावर 1 है। अब जीरो ऑर्डर में क्या था, आर इक्वल टू के होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर में तो क्या होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, आर इक्वल टू के ए का पावर 1। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। ये ध्यान रखिएगा, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो कई बार नीट वाले बच्चों को सवाल पूछता है कि इसमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन सही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर दे देगा तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट होगा। ध्यान से देखना है लॉग ए नॉट, यहाँ पर लिखा हुआ ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा तो नोट कर लो, लॉग ए नॉट है, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या है इनिशियल है, या ए नॉट भी ले सकते हैं आर नॉट भी लिख सकते हैं। और यहाँ जो ग्राफ है बच्चों लॉग ए वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। ठीक है, और इसका जो स्लोप आएगा माइनस के अपॉन 2.303 आएगा और इसका इंटरसेप्ट लॉग ए नॉट आएगा या लॉग आर नॉट भी कह सकते हैं बच्चों। उसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब बताओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, आर इक्वल टू के ए का पावर 2 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का 2 पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, जो हमने नहीं पढ़ा है, डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ क्योंकि कई बार है ना क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में नहीं आएगा कॉम्पिटिशन में आ जाता है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि 1 अपॉन ए इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए नॉट, ये जीरो ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है। यहाँ ए नॉट लिखा है मैंने, यहाँ आर नॉट भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और ए है तो आर भी ले सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आर अपना लिखना चाहें तो लिख लें या आर नॉट लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि वो मैंने इनिशियली आर और आर नॉट ही कंसिडरेशन में लिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया है ए और ए नॉट, तो आर और आर नॉट हो सकता है। अब आइए इसका लीनियर प्लॉट क्या होगा, 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ होगा। इसका ग्राफ अभी मैंने नहीं बताया, जो मैं अभी आगे बता दूंगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, लीनियर प्लॉट आएगा और इसका स्लोप क्या होगा और इसका इंटरसेप्ट 1 अपॉन ए नॉट हो जाएगा बच्चों।
बात समझ में आ गई। तो ये आपको ये चार्ट जो है ये कंक्लूसिव चार्ट है जो अभी तक मैंने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया था, इसमें सेकंड ऑर्डर को एडिशनली जोड़ दिया है। इंटरसेप्ट को याद रखना है बच्चों, स्लोप को याद रखना है, और y इक्वल टू mx प्लस सी के एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है और ये सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन होता है। वैसे जो मेन एक्सप्रेशन मैंने बता रखा k नॉट इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, r नॉट माइनस r अपॉन टी, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब आइए, हम लोगों ने जो अभी तक देखा है बच्चों, तो हमने है ना ऑर्डर निकालने का कितना तरीका सीख लिया, फिर से बोलो। पहला रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर दिया था तो ऑर्डर निकल गया था। दूसरा यूनिट को देख करके ऑर्डर पता कर सकते थे। तीसरा रेट इनिशियल मेथड या इनिशियल रेट मेथड, उसको देख के पता कर सकते थे। चौथा इंटीग्रेटेड रेट मेथड, यानी एक्सप्रेशन को जो रिएक्शन फॉलो करेगा वही आपका है ना ऑर्डर को बता देगा। लेकिन इस पर अभी मैंने सवाल नहीं बनवाया, सवाल हम आगे बनवाएंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है बच्चों, और वो पांचवा तरीका है। पांचवा तरीका है हाफ लाइफ पीरियड मेथड, यानी ऑर्डर को डिफाइन करने का एक और मेथड होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड मेथड। सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है ये समझ लो, कि हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं ऐसा टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने शुरुआती अमाउंट का आधा हो जाए। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो C14 का नाम सुना होगा। C14 क्या है बच्चों, आइसोटोप ऑफ कार्बन है। इसका हाफ लाइफ पीरियड 5700 ईयर्स है। ये बेसिकली कार्बन डेटिंग में काम आता है। आपको याद होगा, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो फॉसिल्स का एज पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो C14 जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड 5700 ईयर्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम अगर आपने C14 लिया होगा मेरे बच्चों, तो 5700 ईयर्स में वो 100 ग्राम से 50 ग्राम में हो जाएगा। उसी तरह से जैसे रेडियम है, रेडियम का है ना हाफ लाइफ पीरियड 1560 साल होता है, 1560 ईयर होता है। इसका मतलब अगर रेडियम अगर 100 ग्राम लोगे तो 1560 ईयर्स में वो 100 ग्राम से 50 ग्राम में बदल जाएगा। अब वापस मुद्दे पे आते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, ऐसा टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए। तो जितने टाइम में वो आधा होगा उसी टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो मैंने लिख दिया द टाइम इन विच द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या होगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर एक्सप्रेशन याद करो क्या था, k नॉट इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन टी था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन के लिख सकते हैं बच्चों, है ना। t को हमने बाहर ले लिया, k को अंदर डाल दिया। अब ध्यान से देखना, अगर हम t जो है t हाफ के बराबर ले लें, t हाफ के बराबर लेने का मतलब जो टाइम है वो हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगा। तो बताओ हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए। तो ज़रा सोचो तो सही, t अगर t हाफ के बराबर ले लिया तो r जो होगा वो r नॉट अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि r क्या था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर टाइम t हाफ के बराबर ले लिया है तो डेफिनेटली जो है वो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इसलिए r बराबर क्या ले लिया मैंने बच्चों, r नॉट अपॉन 2 ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर t हाफ अगर हम ले लें, t की जगह t हाफ ले लें तो r नॉट माइनस r नॉट अपॉन 2 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उस हालत में t हाफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, r नॉट अपॉन 2 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r नॉट अपॉन 2 के। ये आपका मेरे बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन हो गया। किसके लिए हो गया एक्सप्रेशन, जीरो ऑर्डर के लिए। यानी कि अगर कोई रिएक्शन ये कहे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर हाफ लाइफ से चेक करना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपका जो हाफ लाइफ पीरियड को आप निकाल सकते हो जीरो ऑर्डर एक्सप्रेशन के लिए। r नॉट क्या है मेरे बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और 2 कांस्टेंट है, k क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ अगर ड्रॉ करें, जीरो ऑर्डर के एक्सप्रेशन के लिए, जीरो ऑर्डर एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो t हाफ वर्सेस r नॉट के बीच ग्राफ है। दिस वन इज द हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे है ना हाफ लाइफ का यानी टाइम बढ़ेगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा बच्चों वो लगातार क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एक फार्मूला है बच्चों, ये टाइम टेकन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितना टाइम खर्च होगा, तो वो हो जाएगा t 100% इक्वल टू r नॉट अपॉन के।
यहाँ आर नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, रिएक्शन को कंप्लीट कराना है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब 100% कंप्लीट होने का मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट वन इक्वल टू 0, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो इसका मतलब T 100% इक्वल टू आर नॉट अपॉन के होगा, जहाँ के क्या बच्चों, रेट कांस्टेंट है। और यहाँ से अगर हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता कर ले, अगर हाफ लाइफ दिया हुआ है तो यहाँ से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है, तो के का वैल्यू पता चल जाएगा। इस के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम इंटरवल में हमारा जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन टोटली कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर हम इसी बात के लिए जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं बच्चों, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, आर नॉट अपॉन 2k। लेकिन बच्चों अगर सोचो, अगर हम इसी है ना हाफ लाइफ मेथड को फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगा दें, किसके लिए लगा दें बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए लगा दें, तो याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, ज़रा सोचो तो सही। फर्स्ट ऑर्डर में जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो आपको याद हो तो मैं बताऊं कि आपका जो एक्सप्रेशन था वो क्या था बच्चों, k इक्वल टू क्या था, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर था, है ना याद। वो आपको याद नहीं है तो आपको एक बार है ना सेपरेटली कॉपी में इसको नोट कीजिए और इसको एक एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। तो हमने हेडिंग में डाल दिया है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो आप याद करो k इक्वल टू क्या था मेरे बच्चों, 2.303 अपॉन टी, बोलो लॉग आर नॉट अपॉन क्या था बच्चों, आर था। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम टी को बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा, है ना बच्चों। अब ज़रा दिमाग लगाओ कि अगर हम इफ़ टी हाफ के बराबर ले लें, यानी जो टाइम है वो हाफ लाइफ पीरियड के बराबर होगा, तो दिमाग तो लगा के सोचो कि अगर हम टी को टी हाफ के बराबर ले लें, हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते थे, ऐसा टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए। तो अगर हम टी हाफ के बराबर ले लेते हैं तो बच्चों इसका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। आर नॉट क्या था बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और आर क्या है बच्चों, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर टी हाफ के बराबर ले लिया तो आर जो होगा आर नॉट अपॉन 2 के बराबर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर टी को क्या ले लेना है बच्चों, टी हाफ के, क्योंकि यहाँ पर टी हमने टी हाफ ले लिया है। तो 2.303 अपॉन के, ठीक है बच्चों, लॉग आर नॉट, और क्या हो जाएगा, लॉग आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा कैसा आ जाएगा बच्चों, 2.303 अपॉन के लॉग 2 के बराबर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अब बताओ लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, किडनी पे जोर लगा के बताओ। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010 होता है। तो हमारे पास टी हाफ का जो फार्मूला आ जाएगा 0.693 अपॉन के बराबर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों, हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है जो किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। यानी कि अगर कोई रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर अगर है तो उसका मतलब कि वो इस एक्सप्रेशन को हर कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो कर जाए। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं जब सवाल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर याद रखें, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के बराबर होगा। अब देखो बच्चों एक बात याद रखना कि जैसे हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था टी हाफ वर्सेस आर नॉट के बीच, तो यहाँ पर अगेन टी हाफ वर्सेस आर नॉट के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जो हाफ लाइफ जो रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए किसके लिए आ गया बच्चों, ये आ गया है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप लोग पढ़िएगा बच्चों, और अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर के लिए क्या मामला आता है। ठीक है।